मैं खुद आ जाती। इस नमूने को भेजने की क्या ज़रूरत थी। वहाँ जाते ही अवनी ने कल्कि से कहा, मैंने पहले भैया से कहा था तुझे लाने के लिए, वो जस्ट अभी आए हैं तो थके हुए थे, इसलिए अबीर ने इसे भेज दिया। और ये इतना भी नमूना नहीं है जितना तुझे लगता है। अच्छा लड़का है, कल्कि धीरे से बोली। ठीक से नींद तो लेने देती यार, पहले ही एग्जाम्स की वजह से सो नहीं पाई हूँ। अन्वी जमाई लेते हुए बोली, शॉपिंग पहले हो जाएगी तो एक बड़ी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बाद में और भी काम करने हैं, उन सब की जिम्मेदारी अबीर और निहित पर ही है। क्यों, और कोई नहीं है इनके घर में? निहित और निवी के मम्मी पापा नहीं हैं, बच्चे अबीर के पापा, वो भी कितना ही काम कर लेंगे, इसलिए सारा काम यही दोनों भाई करते हैं। चल सही है, तुझे अपने ससुराल के बारे में इतना पता है, अब तू शॉपिंग कर और मुझे सोने दे। तू पागल है, यहाँ कहाँ सोएगी? वो सामने टेबल पड़ी है वही, बोलकर अवनी उठी और एक स्टूल ले जाकर बैठ गई। अपने हाथ और सिर टेबल पर टिकाए और सो गई। एग्जाम्स के चक्कर में सो नहीं पाई ना, कल्कि बोली और उठकर अवनी के पास चली गई। कल्कि ने अवनी की बाह पकड़कर उठाया और बोली, अगर तू यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहती है तो चुपचाप जाकर मेरे कपड़े पसंद करवा दे, देखना सारे बदले लूँगी तुझसे। बड़बड़ाते हुए अन्वी उठी और वापस जाकर पहले वाली जगह पर बैठ गई। भैया एक कड़क सी चाय मंगा दीजिए, अवनी ने वहाँ काम कर रहे लड़के से कहा। अबीर, निहित और नीवी उसकी हरकतों पर मुस्कुरा रहे थे और कल्कि को गुस्सा आ रहा था। जैसे तैसे करके कल्कि ने अपनी शॉपिंग की। अन्वी तब तक चाय कप की चुस्की पी चुकी थी। वापस लौटते समय अबीर ड्राइव कर रहा था, निहित उसके पास वाली सीट पर बैठा था। पीछे कल्कि, नीवी और अन्वी बैठी थी। अन्वी फिर से बैठते ही सो गई। अबीर ने पहले अवनी को उसके घर छोड़ा, उसके बाद कल्कि को और अपने घर चला गया। अवनी आंखें बंद करते हुए घर में घुसी और जाकर बिस्तर पर पड़ गई। मुझे पूरा विश्वास है ये वहाँ भी सोती ही रही होगी, अन्वी के भैया ने उसे ऐसे जाते हुए देखकर कहा। अगले दिन अवनी उठी, जैसे ही उसने अपना फ़ोन देखा कल्कि की 12 मिस्ड कॉल थी। उसने जैसे ही कॉल की कल्कि बरस पड़ी, तुझे अकल भी है? तू क्या क्या करती रहती है? कल ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कोई शराबी नशा करके चला आया हो। हाँ तो इसमें मेरी गलती है? सोते हुए इंसान को उठा कर ले आओगे तो ऐसे ही करेगा ना। और वैसे भी मैं शराबियों की तरह तो बिल्कुल बिहेव नहीं कर रही थी, सब याद है मुझे, अन्वी बोली। अच्छा तो आपको याद है कल आपके लिए भी एक ड्रेस ली थी, किस कलर की थी? अच्छा वो डार्क रेड थी, अन्वी फटाक से बोली। मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी अन्वी, डार्क ग्रीन है वो, रेड मेरा लहंगा है, कल्कि चिल्लाई। अच्छा हाँ, दिमाग से निकल गया था, ग्रीन है मेरी ड्रेस, अन्वी ने कहा। और एक और बात, अगर सगाई की तरह शादी में भी गायब रही तो खैर नहीं तेरी, चुपचाप मेरे साथ ही रहना है। हाँ ठीक है, सुबह सुबह सुना मत मुझे, जब देखो मेरी तीसरी मम्मी बनती रहती है। तुझसे ज़्यादा कूल मेरी बाकी की 2 मम्मियाँ हैं, अन्वी बोली। उन दोनों मम्मियों की ये तो मेहरबानी है, ये सब लड़कियों के शरीर में एलियन की आत्मा घुस गई है। कितना पकाती है तू यार, बोलकर अवनी ने फ़ोन काट दिया। अन्वी कॉलेज नहीं जा रही थी पर सबसे पहले की तरह पेश आती थी और धीरे धीरे करके कल्कि की शादी के फंक्शंस शुरू हो गई। अन्वी सुबह उसके घर जाती और देर रात को वापस आती। शादी वाले दिन सुबह सुबह ही अन्वी कल्कि के घर पहुंच गई। उसके भैया घर से मैरिज हॉल के चक्कर लगा रहे थे। अन्वी जाकर मैरिज हॉल ले जाने वाले सारे सामान को अरेंज करने में कल्कि की मम्मी की हेल्प करवाने लगी। पूरे घर में अन्वी अन्वी ही सुनाई दे रहा था। किसी बच्चे के लिए डायपर्स लाने थे तो किसी मौसी का फेशियल नहीं हुआ था, किसी बुआ को अपने ब्लाउज में फिटिंग करवानी थी तो किसी लड़की के लहंगे के मैचिंग के ईयरिंग्स नहीं मिल रहे थे। सबको बस एक ही इंसान दिख रहा था, अन्वी। सुबह से शाम इन कामों में हो गई। घर होते हुए भी अन्वी कल्कि के रूम में नहीं जा पाई। जब कल्कि के पार्लर जाने का टाइम हुआ अन्वी कल्कि के रूम में गई। अन्वी को देखते ही कल्कि ने नजरें घुमा ली। तेरा लहंगा कहाँ है? जल्दी बता, टाइम हो चुका है, पार्लर जाना है। भैया आ चुके हैं, अन्वी एक सांस में बोली। मुझे नहीं जाना पार्लर, कल्कि टुनकते हुए बोली। तो पहले बताना चाहिए था ना, एडवांस पेमेंट हो चुका है, फालतू में सारे पैसे बेकार चले गए।
खैर आंटी, आप आकर इसके दुपट्टे के पिन वगैरह लगा दो, वैसे तो अच्छी ही लग रही है। ऐसे भी सिर्फ एक बिंदी लगा दी जाए, थोड़ी सी लिपस्टिक और हो गया काम, अन्वी बोली। कल की अन्वी को घूरते हुए बोली, सुबह से घर में होते हुए भी मेरे पास आने का टाइम नहीं मिला तुझे। देख, ऐसा है, मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो मुझे नखरे दिखा रही है। नहीं जाना तो बता दे, मैं कर लूँगी अबीर से शादी। तू ही कर ले उससे शादी, मुझे नहीं करनी। कल की तुनकते हुए बोली, पक्का? सोच ले फिर। चल तो रही हूँ पार्लर, एक बात सीधी तरह से नहीं कर सकती, बोलकर कल की बाहर निकल गई। अन्वी ने उसके लहंगे का बैग उठाया और बाहर निकल गई। तैयार होने के बाद दोनों मैरिज हॉल पहुँची। कल के अंदर रूम में थी। उसके ससुराल की लड़कियों, औरतों और बच्चों ने आकर उसे घेर लिया। मौके का फ़ायदा उठाते हुए अन्वी बाहर निकल गई। अपने लहंगे को घुटनों से थोड़ा नीचे तक उठाए हुए अन्वी बाहर लॉन में आ गई। बाहर बारात चढ़ रही थी। अन्वी बारातियों के बीच घुसी और डांस करने लगी। उसके भैया ने उसे दूर से डांस करते हुए देखा। वो भी नाचते हुए आए और अन्वी को वहाँ से ले गए। ये क्या तरीका है अन्वी, ऐसे कौन लड़की बारातियों के बीच नाचती है? उन्हें अन्वी को डांटा। अपनी घबराहट कम करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं मिला भैया, बोलते हुए अन्वी रो पड़ी। किस बात की घबराहट गुड़िया, क्या हुआ तुझे? मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ ये सब, अन्वी रोते हुए बोली। बात क्या है, पूरी बात बता मुझे। वरमाला से पहले अन्वी कल्कि के कमरे में आई। उसकी आंखें लाल हो रही थी। जब तक अन्वी कुछ पूछ पाती, फोटोग्राफर आ गया और कल्कि को वरमाले के लिए ले जाने लगा। एक तरफ डार्क ग्रीन लहंगे में अन्वी और दूसरी तरफ कल्कि की एक कजिन थी। कल्कि के सिर पर चुन्नी कर रखी थी। सबसे आगे अन्वी के भैया ने पकड़ रखी थी और बाकी कोनों पर कल्कि के कजिन्स थे। अबीर को देखते ही अन्वी का दिल तेज धड़कने लगा। उसने भैया की तरफ देखा। उन्होंने आंखों से ही कुछ इशारा किया। अन्वी ने एक बार कल्कि को देखा और नजरें नीचे करते हुए चलने लगी। सारी रस्में होती जा रही थी। अन्वी की आंखें और ज़्यादा लाल होती जा रही थी। सिर्फ दो लोग थे जिनकी नज़रें इतनी भीड़ भाड़ में भी अवनी पर थी, एक उसके भैया और दूसरा निहित। फेरों के समय अन्वी अबीर और कल्कि के पीछे पड़ी कुर्सियों पर बैठ गई। उसके एक तरफ निहित और दूसरी तरफ नीवी आकर बैठ गई। कभी कभी अन्वी की आंखों में से आंसू लुढ़क जाता था। निहित ने अपना रुमाल आगे बढ़ा दिया। अवनी ने एक नज़र रुमाल को देखा और दूसरी तरफ निहित को। तुम गलत कोशिश कर रहे हो निहित, आई लव समवन एल्स, अवनी ने सामने देखते हुए कहा। मैं सिर्फ आपको ये रुमाल दे रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो सगाई वाले दिन की तरह दुपट्टे से आंसू पोंछ लो और अपनी आँख को चोट पहुँचा लो। इसमें आपके रिलेशनशिप में होने या न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मैं किसी से प्यार करती हूँ, रिलेशनशिप में हूँ ये नहीं कहा, अन्वी बोली। क्या मतलब, वन साइडेड, बोलकर अन्वी उठकर चली गई। निहित के पास वाली कुर्सी पर बैठी और बोली, तू श्योर है अब भी? नहीं, चुप बैठा अन्वी को जाते देखता रहा। जूते छुपाने की जिम्मेदारी निहित और नीवी की थी। अन्वी का खास मन नहीं था, पर कल्कि ने वो रिंग दे रखी थी, इसलिए मन मार कर उसे जूते ढूंढने पड़ रहे थे। जब मंडप के आसपास कहीं भी जूते नहीं मिले तो अन्वी ने बारातियों के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। एक कमरे के बाहर निहित हाथ में जूते लेकर खड़ा दिखा। अवनी ने जाकर उससे जूते मांगे। ये जूते आपको सिर्फ एक शर्त पर मिल सकते हैं, निहित बोला। तुम्हें सच में लगता मैं कोई शर्त मानूंगी? आंखों को ऊपर चढ़ाए अन्वी बोली। इतनी बड़ी भी शर्त नहीं है जो मानने को। हमेशा वही अन्वी रहना जो सबसे पहले दिन झील के किनारे पर दिखी थी, खुश और मुस्कुराती और हाँ, इन लाल आंखों से जल्दी छुटकारा पा लेना, बोलकर निहित ने अवनी को जूते थमाए और चला गया। अन्वी जूते लेकर अबीर के सामने खड़ी थी और उसके बाकी के कजिन्स समझ ही नहीं पा रहे थे अन्वी के पास जूते कैसे पहुँचे। ये पक्का तेरा काम है ना, नेवी निहित के कान में फुसफुसाई। पागल है क्या, मैं क्यों करूँगा? बेटा, जितनी हमदर्दी तुझे अन्वी से है उतनी किसी को भी नहीं है। मुझे तो तुझे ही बेदिया लग रहा है। तुझे क्या लगता है क्या नहीं, उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो कितना नेक चाहिए आपको साली साहिबा, अबीर मुस्कुराते हुए बोला। अन्वी को अपना दिल टूटता सा महसूस हुआ। जो आपको देना हो दे दीजिए, मुश्किल से मुस्कुराहट होठों पर लाते हुए अन्वी बोल पाई। मुझे पता लगा आपको वैसा कुछ पसंद नहीं है,
तो गिफ्ट लेने में थोड़ा सोचना पड़ा। थोड़ी बहुत हेल्प लेने के बाद ये समझ आया। अबीर बोला और नीत को इशारा किया। नीत ने एक बॉक्स लाकर अबीर को दे दिया। इसे अभी नहीं, बाद में खोलना, अबीर बोला और अनवी ने अपने भैया को पकड़ा दिया। उन्होंने अपने कोट की पॉकेट में रख लिया। कल्कि की विदाई के समय जब अबीर अपनी कार में बैठा था, अनवी गई और उसे एक बॉक्स दे दिया। ये क्या है? मैंने आपका फ़ोन झील में फेंक दिया था, तो ये नया फ़ोन है, उसी का अपडेटेड वर्जन। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं दूसरा ले चुका हूँ, अबीर बोला। मेरे गिल्ट को कम करने के लिए ही रख लीजिए प्लीज़, अनवी बोली और वापस चली गई। तो इसलिए आपको पता था ये ज्वालामुखी है, नीत बोला, जो कि कार के दूसरी तरफ कुछ उठाने के लिए झुका हुआ था और अनवी उसे देख नहीं पाई। कल की विदा होकर ससुराल चली गई। वहाँ उसकी सबसे फ़ोन पर बात हुई, उसकी सिवाय अनवी के। उसके बारे में पता चला कि शादी के दूसरे दिन ही अनवी कहीं चली गई। कहाँ, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। कल्कि ने बहुत कोशिश की ढूंढने की, पर उसके मम्मी पापा अनवी के बारे में कुछ नहीं जानते थे और भैया भी कुछ बताने से साफ मना कर दिया, ये कहकर कि अवनी अपनी कसम देकर गई है। उनके अलावा सब सिर्फ इतना जानते थे कि वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। किस शहर, किस यूनिवर्सिटी से, किसी को नहीं पता। 3 साल बीत चुके थे। कल्कि की एक बेटी भी हो चुकी थी। अबीर और कल्कि घूमने देहरादून आए थे। वहीं के पास किसी छोटे से हिल स्टेशन के बारे में सुनकर उन्होंने वहां जाने का प्रोग्राम बनाया। जैसे सुना था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर जगह थी। वहाँ की सुंदरता देखने के बाद दोनों ने कुछ दिन रुकने का प्लान बनाया। एक शाम दोनों उस हिल स्टेशन के फेमस कैफ़े में पहुँचे। अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद बाहर का व्यू देख रहे थे। अचानक से एक जानी पहचानी आवाज़ कानों में पड़ी। कल्कि और अबीर दोनों ने ही तुरंत आवाज़ की दिशा में देखा। अनवी कुछ गुंडे से दिखने वाले लड़के को डांट रही थी। वो गुंडे उसे देख लेने की धमकी देते हुए चले गए। अबे जाओ, तुमसे क्या, तुम्हारे बाप से भी नहीं डरती मैं, अनवी बोली और वापस मैनेजर के कैबिन में चली गई। कल्कि को यकीन ही नहीं हुआ जो उसने अभी देखा वो सच था या नहीं। उसी समय उनकी बच्ची रोने लगी। अबीर अपनी बच्ची को संभालने लगा। वो अपने कांपते पैरों को संयत करते हुए कल्कि मैनेजर के कैबिन को नॉक किया। वहाँ अनवी किसी और मैगजीन में नजरें गड़ाए बैठी। अनवी कल्कि की आवाज़ पर अवनी ने ऊपर देखा। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। कल्कि अवनी के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठी और सिर्फ इतना बोल पाई, क्यों, ऐसा क्या हुआ जो तुझे ये करना पड़ा? ऐसा क्या किया मैंने? क्या किया? 3 साल हो चुके हैं, तेरी किसी को खबर तक नहीं। कहाँ है, कैसी है, कोई नहीं जानता और तुझे किसी की फिक्र ही नहीं है। अपनी अपनी लाइफ जीने का सबको हक होता है, मैं वही कर रही हूँ। तेरे कहने का मतलब हम सब तेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखते? तू कहाँ है, कैसे है, हमें पता नहीं होना चाहिए? न हम यहाँ आते नहीं पता चलता। अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे कल्कि का गुस्सा और बढ़ गया। क्या वजह थी किसी को बिना बताए यहाँ आने की? कल्कि तेज आवाज़ में बोली, देहरादून की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। मुझे शहर से दूर यहाँ का मौसम अच्छा लगा तो डिग्री पूरी होते मैं यहाँ आ गई काम करने, अनवी बोली। मेरी 1 साल की बेटी है, तुझे उसकी कसम सच सच बता अनवी, ऐसी क्या वजह थी जो तूने किसी से कांटेक्ट नहीं रखा, कभी वापस अपने शहर नहीं गई? क्योंकि मुझे प्यार हो गया था तेरे होने वाले पति से, अनवी बोली और कल्कि जैसे एक जगह जाम हो गई। और क्या करती मैं? उस शहर की एक एक चीज़ अबीर की याद दिलाती थी मुझे। दम घुटने लगा था मेरा वहाँ, और वो प्यार कब जुनून बन गया पता ही नहीं चला। हद तो तब हो गई जब मैंने तुझे मारकर अबीर को पाना चाहा। जिस दिन मन में ये ख्याल आया उसी दिन तेरी मम्मी मेरे घर आई। तब मुझे महसूस हुआ कि कितना गलत करने जा रही थी मैं। जिन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार किया, उनके साथ ही ऐसा करने चली थी मैं। उस दिन के बाद में मैंने बहुत कोशिश की तेरी खुशी में खुश होने की, पर अबीर का ख्याल आते ही मेरा दिल दुखने लगा था। नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी मैं तुझे और अबीर को एक साथ, और दूर भी नहीं रह पा रही थी। तुम दोनों खुश थे, बीच में तो मैं आ रही थी ना, तो हट गई तुम्हारी खुशियों के बीच से हमेशा के लिए। तेरी शादी वाले दिन मैंने ये सब भैया को बताया। उन्हें अगले दिन की टिकट्स तैयार करवा ली और वहाँ से सीधा देहरादून आ गई।
जब तक एडमिशन नहीं हुआ तब तक भैया के फ्लैट पर रही। उसके बाद हॉस्टल में 1.5 साल तक यही के साइकाइट्रिस्ट से इलाज चला मेरा डिप्रेशन का। मैं वापस पहले जैसा हाल नहीं करना चाहती थी अपना, इसलिए वापस शहर नहीं गई। मम्मी पापा से देहरादून में मिल लेती हूँ, वो भी नहीं जानते मैं यहाँ हूँ। और प्लीज़ आज के बाद तो भी मत आना यहाँ। थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद कल्कि बोली, तूने इतना कुछ सहा, एक बार बताया तक नहीं। तू एक बार बात तो करती मुझसे, मैं कैसे भी करके अबीर को मना लेती यार। मैं नहीं करती उससे शादी। मैं जानती थी कि अगर मैं तुझे बताऊंगी तो तू शादी तोड़ देगी, पर एक सच ये भी था कि अबीर तुझसे प्यार करता था और मैं भी तो हमेशा अपनी बहन माना था तुझे। तेरे हिस्से की चीज़ पर अपना हक नहीं जमा सकती थी मैं। और तू प्लीज किसी गिल्ट में मत रहना। अबीर तेरी किस्मत में था, मेरी किस्मत में भी कोई ना कोई लिखा ही होगा। फिलहाल तो सिंगल हूँ, जैसे कोई सही सा लड़का मिलेगा मैं भी सेटल हो जाऊंगी। और हाँ, अबीर को इस बारे में मत बताना प्लीज, अनवी बोली। दोनों ने ही ध्यान नहीं दिया कि दरवाजे पर खड़ा अबीर सारी बातें सुन चुका है। थोड़ी देर बाद अनवी, कल्कि और अबीर उसी टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे। अनवी की गोद में कल्कि की बेटी थी और अनवी उससे खेलने में व्यस्त थी। अगली सुबह अबीर और कल्कि वापस देहरादून लौट रहे थे। रास्ते में अबीर ने पूछा, तो तुम क्या करोगी अब? वही जो मुझे करना चाहिए, बहुत हो गई इसकी जिद और बहुत सह लिया इसने। बोलते हुए कल्कि ने फ़ोन निकाला और किसी को कॉल कर दी। हेलो निहित,